वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है तीरा कादल, जिसका मतलब है एंडलेस लव। सच में मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही गौतम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो फिलहाल मैंगलोर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है ट्रेन के इंतजार में। इसकी क्यूट बेटी का नाम होता है आरती। आरती अपने पापा से आइसक्रीम मांगने पर गौतम अपनी बेटी को आइसक्रीम दिलाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी मम्मी आने से पहले फटाफट इसे खत्म कर दो। दूसरी तरफ अरण्या और उसका हस्बैंड प्रकाश, ये दोनों भी रेलवे स्टेशन जाने लगते हैं। रास्ते के दौरान प्रकाश अरण्या को डांटने लगता है, क्या तुम दूसरी गाड़ी से रेलवे स्टेशन नहीं जा सकती? तुमको ड्रॉप करके इस बारिश में दोबारा मुझे घर को लौटना होगा। इस तरह से अरण्या को डांटते रहता है। तभी एक गाड़ी आकर प्रकाश की गाड़ी को ठोक देती है। प्रकाश फटाफट से गाड़ी से उतरकर उस बंदे से झगड़ा करने लगता है। उसी बारिश में देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक जमा होने लगती है। अरण्या अपने हस्बैंड को रोकने की कोशिश करने लगती है कि बीच सड़क में झगड़ा मत करो, मुझे ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। प्रकाश गुस्से में आकर उन सारे लोगों के सामने ही अरण्या पर हाथ उठाता है। बेचारी अरण्या बहुत एम्बैरेस फील होकर अपने बैग लेकर ऑटो से रेलवे स्टेशन जाने लगती है। इस तरफ गौतम की बीवी वंदना गौतम के पास आकर कहने लगती है, तुमको पता है ना, मैं काम में बहुत बिजी होती हूँ, बस तुम ट्रेन में बैठकर मुझे कॉल कर देते तो काफी होता। अब देखो मेरा काम छोड़ के तुमको ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन आई। वंदना की बातें सुनने के बाद गौतम हल्के से हट होने लगता है। एक्चुअली वंदना अपने प्रोफेशनल लाइफ को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देती रहती है। खैर ट्रेन आने के बाद गौतम मैंगलोर जाने लगता है। उसके बाद जब वो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो गौतम चाय लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर आता है। तभी वहाँ पर गौतम अरण्या को दिखता है। पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे? एक्चुअली कुछ सालों पहले इन दोनों का रिलेशनशिप था, बाद में ब्रेकअप हो गया। अरण्या कहने लगती है कि कुछ ऑफिस काम से मैं मैंगलोर जा रही हूँ। अब इन दोनों की मुलाकात काफी सालों बाद होती है, तो बस शर्माते हुए नॉर्मली बात करते रहते हैं। गौतम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगता है कि इसकी वाइफ का नाम वंदना है, इसकी 6 साल की बेटी है जिसका नाम है आरती। अरण्या भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड का नाम प्रकाश है, साइट इंजीनियर की तरह काम करते हैं, अभी तक हम दोनों ने बच्चा प्लान नहीं किया। इस तरह से थोड़ा बहुत बात करने के बाद ये दोनों अपने अपने डिब्बे में चले जाते हैं। खैर ट्रेन से उतरने के बाद ये दोनों अपने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद गौतम का फ्रेंड अरुण रेलवे स्टेशन आकर गौतम को पिकअप कर लेता है। खैर उसके बाद जब अरण्या अपने काम में बिजी होती है तो गौतम अरण्या को एक मैसेज करता है, क्या हम डिनर पर मिले? लेकिन अरण्या कुछ भी जवाब ना देते हुए अपने काम पे लगी रहती है। थोड़ी देर के बाद प्रकाश अरण्या को कॉल करता है। अरण्या कहने लगती है कि मैं मॉर्निंग ही मैंगलोर पहुंच गई, आपको कॉल करना भूल गई। प्रकाश गुस्से में कहने लगता है कि मैं तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं किया, कार इंश्योरेंस पेपर्स कहाँ पर रखा? इस तरह से दोबारा इसको डांटने लगता है। उसके बाद गौतम दोबारा अरण्या को मैसेज करने पर अरण्या हाँ का जवाब देने लगती है, मतलब इससे मिलने के लिए आएगी। खैर उसके बाद गौतम और अरण्या डिनर पर मुलाकात करते हैं। गौतम अपने फैमिली फोटो अरण्या को दिखाते हुए कहने लगता है कि वंदना मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस करती है, मतलब अपनी बीवी के बारे में पॉजिटिव ही बताने लगता है। अरण्या भी यही कहने लगती है कि प्रकाश भी इसी तरह के है, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जो भी बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, ईगो नाम की कोई चीज है ही नहीं उनके अंदर। हमारी शादी को 5 साल हुए, बच्चे के लिए हम काफी सारे हॉस्पिटल्स घूमा और इसी तरह काफी सारे टेम्पल्स को भी गए, लेकिन अभी तक हम दोनों की कोई संतान नहीं है। उसके बाद ये दोनों वापस अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। गौतम अपनी बीवी को कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है, मतलब क्या तुमने खाना खाया, बच्ची सो गई? वंदना कहने लगती है, हाँ मैंने कब का खा लिया, और वैसे भी तुम इतनी रात को फोन क्यों किया, मैं बहुत थक चुकी हूँ, गुड नाइट। इस तरह से वंदना फोन काट देती है। खैर अब गौतम और अरण्या मैंगलोर में ही होने की वजह से रेगुलरली इन दोनों की मुलाकातें होती रहती है। एक दिन अरण्या गौतम से कहने लगती है, जब मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों की शादी से मना कर दिया था तो मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानकर प्रकाश के साथ शादी कर ली, लेकिन अब मुझे मेरे डिसीजन पर बहुत पछतावा हो रहा है। गौतम पूछने लगता है, तुम्हारी शादी होने के बाद क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? अरण्या गौतम से कहने लगती है, तुम लड़के तो बहुत ही आसानी से तुम्हारी शादी होने के बाद अपनी बीवी को अपनी लव लाइफ के बारे में बोलकर यही कहते हैं कि देखो मैंने अपने बारे में सब कुछ तुमको बता दिया, लेकिन हमारी लड़कियों की जिंदगी ऐसी नहीं है। अगर लड़की की मैरिज लाइफ अच्छे से गुजरना हो तो उसे कुछ बातें छुपानी पड़ती है, कुछ लोगों से दूर रहना पड़ता है। मेरे और प्रकाश के बीच हर दिन झगड़ा होते रहता है। एक्चुअली मैरिज लाइफ में झगड़े कॉमन है, लेकिन मेरी मैरिज लाइफ ऐसी नहीं है। प्रकाश मुझसे जानबूझकर झगड़ा करता है, जहाँ पर भी प्रकाश को गुस्सा आता वहाँ पर मुझ पर हाथ उठा देता है। ये नहीं सोचता कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे।
चाहे फंक्शन हो या सड़क पर हो। क्या कोई मर्द अपनी बीवी को रात के 2 बजे अपने घर से बाहर ढकेल देता है? प्रकाश मेरे साथ करता है। मैंने अपने माँ बाप को काफी सारी बार प्रकाश के बारे में बताया। शादी से पहले तो माँ बाप तो यही कहते हैं कि हम लोग जो भी करते हैं बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। अगर एक बार शादी हो जाए तो माँ बाप का बर्ताव भी बदल जाता है। मेरे माँ बाप तो मुझसे यही कहते हैं कि प्रकाश मारे गाली दे तुमको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अक्सर माँ बाप सोसाइटी के बारे में ही सोचते हैं कि अगर इनकी बेटी वापस घर आ गई तो सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, लेकिन बेटी की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचते। सिर्फ मेरी ही नहीं, काफी सारी लड़कियों की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। जो लोग मिलकर रहना चाहते हैं उनको जुदा करते हैं और जो अलग रहना चाहते हैं वो जबरदस्ती मिलाने लगते हैं। सच में यहाँ पर अरण्या की बातें एक डीप सच्चाई को बयान करती है। खास बात, जब गौतम कुछ काम से दिल्ली जाकर वापस मैंगलोर आने लगता है तो अरण्या रेलवे स्टेशन पर जाकर गौतम से यही कहने लगती है कि जब तुम मैंगलोर में नहीं थे मुझे ऐसा लगा कि मैं तुमको मिस कर रही हूँ। उसके बाद गौतम अरण्या को सरप्राइजिंगली उसका बर्थडे विश करने लगता है। केक लाकर हल्के से सेलिब्रेशन करने लगते हैं। अरण्या बहुत खुश होती है। गौतम से पूछने लगती है, लेकिन आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर भी तुमने ये प्लान क्यों किया? गौतम कहने लगता है, मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे अक्टूबर में है, लेकिन जब तक मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं वापस चेन्नई चला जाऊंगा, इसलिए एडवांस में मैंने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा। खैर, केक कटिंग करने के बाद गौतम का फ्रेंड अरुण वापस अपने ऑफिस चला जाता है। अब कमरे में ये दोनों अकेले होने की वजह से देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जब ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं तभी गौतम की बीवी वंदना कॉल करती है और उसी तरह अरण्या को उसका हस्बैंड कॉल करने लगता है। सो ये दोनों अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को याद करके एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। खैर, कुछ दिनों बाद गौतम का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। वो दोबारा चेन्नई जाने लगता है। रेलवे स्टेशन पर आने के बाद गौतम अरण्या से कहने लगता है कि हम दोनों की जिंदगी अलग अलग है। अगर किसी दिन हम दोनों की मुलाकात चेन्नई में हो गई तो तुम ऐसे ही बिहेव करना कि मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, तभी हम दोनों की जिंदगी खुशी के साथ गुजरेगी। इस तरह से गौतम वापस चेन्नई चले जाता है। खैर, अब वंदना अपने काम में हमेशा बिजी रहती है। गौतम यही समझने लगता है कि हम दोनों में से किसी एक को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए गौतम ही एडजस्ट करते हुए जब जब वंदना की हेल्प करते रहता है, मतलब घर के काम वगैरह। गौतम की बेटी आरती को आइसक्रीम पसंद होने की वजह से गौतम के ऑफिस के बगल में ही एक आइसक्रीम की दुकान होती है। हर रोज अपनी बेटी को वहाँ पर ले जाकर इसको आइसक्रीम खिलाते रहता है। खैर, अब इसी दरमियान में अरण्या भी वापस चेन्नई आ जाती है। अरण्या को घर में देखकर प्रकाश कहने लगता है, अगर तुम मुझे पहले बोल देती कि तुम घर वापस आ रही हो तो मैं खाना ऑर्डर नहीं करता ना। वंदना कहने लगती है कि सिर्फ खाना पकाने के लिए ही मुझसे शादी क्यों की, किसी काम वाली बाई को रख लेते। जब मैं मैंगलोर में थी क्या तुमने एक बार भी मुझसे फोन में बात की? उस दिन सिर्फ मुझे डांटने के लिए ही मुझे कॉल किया था। खैर, शाम होने के बाद प्रकाश दोबारा अरण्या से झगड़ा करने लगता है कि मेरे घर आने से पहले तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। दूसरे दिन प्रकाश अरण्या को लेकर अपने ऑफिस पार्टी पर जाता है। पार्टी के दौरान प्रकाश के बॉस और अरण्या के बीच कुछ बातें होने लगती है। जब प्रकाश अरण्या के पास आता है, प्रकाश का बॉस प्रकाश से कहने लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे कंपनी के बारे में तुमसे ज्यादा अरण्या को अच्छी तरह से पता है। इस तरह से प्रकाश का बॉस अरण्या की तारीफ करने लगता है। घर वापस आने के बाद प्रकाश अरण्या पर दोबारा अपना गुस्सा दिखाने लगता है। अरण्या का गला पकड़कर कहने लगता है, अगर ये पुलिस केस वगैरह का चक्कर नहीं होता तो मैं तुमको कब का मार चुका होता। अरण्या बर्दाश्त ना करते हुए जब अपना डिफेंस करने लगती है तो प्रकाश दोबारा बार बार अरण्या को मारने पीटने लगता है। अरण्या नीचे गिरने के बावजूद भी प्रकाश नहीं छोड़ता, लातों से भी बहुत मारने लगता है। खैर, दूसरे दिन प्रकाश अपने काम से वापस जब अपने घर आता है तो तब तक अरण्या यहाँ से जा चुकी होती है। अरण्या गौतम के ऑफिस के पास जाकर इससे कहने लगती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि हम दोनों की मुलाकात आगे से नहीं होगी, लेकिन गौतम मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। इस तरह से गौतम को सारी बात बताने लगती है। फिलहाल मैंने प्रकाश को छोड़ दिया, एक हॉस्टल में रह रही हूँ। इस तरह से वहाँ से चली जाती है। उसी रात अरण्या के माँ बाप अरण्या के ऑफिस के पास जाकर अरण्या से बात करने लगते हैं कि तुम इस तरह से घर से चली जाना ये अच्छी बात नहीं है बेटा, प्रकाश से हम बात करेंगे। अरण्या कहने लगती है, आप लोग क्या बात करोगे, क्या मैं वहीं पर रहकर मर जाऊं? तभी उसी वक्त प्रकाश वहाँ पर आकर बातों ही बातों में अरण्या के माँ बाप के सामने ही अरण्या पर हाथ उठाने की कोशिश करने लगता है। अरण्या कहने लगती है, देखा आपने, आप लोगों के सामने ही मुझे मारने की कोशिश की, क्या मैं इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं? इस तरह से उल्टा प्रकाश को ही मारती है। खैर, ये होने के बाद अरण्या लगातार गौतम को मैसेजेस करने लगती है, कॉल्स करने लगती है, मतलब गौतम बहुत ही डिस्टर्ब होने लगता है। गौतम अपने फ्रेंड अरुण से कहने लगता है कि अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि अरण्या की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। अरण्या रात के टाइम पर भी गौतम को मैसेजेस करने लगती है। गौतम को यही डर लगने लगता है
कि कहीं इसका फोन वंदना ना देख ले, इसको गलत ना समझ ले। अरण्या का नंबर ब्लॉक कर ही देता है, लेकिन फिर भी अरण्या दूसरे नंबर से गौतम को कॉल्स करने लगती है। पूछने लगती है क्यों तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक किया। गौतम अरण्या से मुलाकात करके कहने लगता है अगर तुम मुझे इस तरह से लगातार मैसेजेस कॉल्स वगैरह करती रहोगी तो वंदना को मुझ पर शक होगा। अगर वंदना देख लेगी तो मुझसे झगड़ा करेगी। क्यों चाइल्डिश की तरह बिहेव कर रही हो। अरण्या कहने लगती है कि गौतम, मैंने अपने माँ बाप की बात मानकर प्रकाश के साथ शादी कर ली, वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं प्रकाश से डिवोर्स लेने वाली हूँ, तुम भी वंदना से डिवोर्स ले लो, हम दोनों शादी कर लेंगे। गौतम कहने लगता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैं अपनी वाइफ और बच्ची के साथ बहुत खुश हूँ। इस तरह से गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरे दिन अरण्या गौतम के अपार्टमेंट में ही शिफ्ट होती है। रेगुलरली गौतम की कार को स्टिकी नोट्स चिपकाती रहती है और इसी तरह जानबूझकर वंदना से भी अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। इसी दरमियान में अरण्या प्रकाश के साथ डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर देती है। अरण्या की ये हरकतें देखकर गौतम यही सोचने लगता है कि अरण्या की वजह से कहीं वंदना मुझसे दूर ना हो जाए। एक रात गौतम वंदना से कहने लगता है कि हम दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। वंदना कहने लगती है यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है ना, क्यों खामखा शिफ्ट होकर नई जगह पर जाना। खैर हर सुबह अरण्या बालकनी के पास आकर गौतम को ही देखती रहती है। एक दिन जब वंदना और उसकी बेटी अपने घर में मौजूद नहीं होते तो अरण्या गौतम के घर जाती है। क्या तुमको याद है आज क्या स्पेशल है, आज मेरा बर्थडे है। इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक भी लाई होती है। उसी वक्त वंदना और आरती अपने घर आने की वजह से बेचारा गौतम डर के मारे अरण्या को बालकनी में छुपा देता है। उसके बाद वंदना से यही कहने लगता है कि आरती के लिए ही इस केक को लाया। सो गौतम की बीवी और बेटी डिनर वगैरह करके सारा केक भी खा लेते हैं। बेचारी अरण्या रात तक उसी बालकनी में बैठी रहती है। वंदना और आरती सो जाने के बाद गौतम बालकनी का दरवाजा ओपन करने पर तब जाके अरण्या बाहर आती है और कटे हुए केक को देखकर बहुत दुखी होने लगती है। खैर दूसरे दिन से अरण्या के साइड से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता, मतलब ना गौतम को मैसेजेस करती है, ना कॉल्स करती है, ना स्टिकी नोट्स चिपकाती है। गौतम अरण्या के बारे में ही सोचने लगता है कि अरण्या को क्या हुआ, क्या वो सही सलामत है। अपने बालकनी के पास आकर अरण्या की फ्लैट की तरफ देखते रहता है, लेकिन अरण्या नजर ही नहीं आती। वंदना गौतम से कहने लगती है ऐसा क्या है बाहर जो इतनी देर से देख रहे हो, तो गौतम बस बहाना बनाने लगता है। खैर रात होने के बाद ड्रिंक करते हुए गौतम अपने फ्रेंड अरुण से कहने लगता है कि कल से अरण्या का कुछ भी अता पता नहीं है यार, कहीं जल्दबाजी में वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, इसी बात का डर है मुझे। उसके बाद सडनली अरण्या गौतम को बीच के पास बुलाकर कहने लगती है जब मैं तुमको इम्पोर्टेंस दे रही थी तो तुम मुझसे दूर भाग रहे थे, और जब मैं तुमसे दूर हूँ तो मेरे बारे में सोचने लगे, मुझे तलाश करने लगे। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे एक दिन हम दोनों ने मिलकर एक टेम्पल गए थे, याद है तुमको? उसी मंदिर में हम दोनों शादी करने का डिसाइड किया था। मैं उसी मंदिर को गई थी। वो बूढ़ी औरत याद है तुमको, जब हम दोनों का फ्यूचर बताया था उसने कि आने वाले दिनों में हम दोनों की शादी होगी। लेकिन उस बूढ़ी औरत के भविष्यवाणी से हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्या उस बूढ़ी औरत की भविष्यवाणी गलत थी या तो फिर हमारा डिसीजन गलत था? कॉलेज टाइम पर तुमने मुझे एक कप को दिया था, याद है तुमको? उस कप को तोड़ देने की वजह से तुमने मुझसे झगड़ा किया था। उस कप के टुकड़ों को मैंने सोने से चिपकाया। जब मुझे पहली सैलरी आई थी उसी से ये कप रिपेयर करवाया था मैंने। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ये कप। चीजें टूटने के बाद दोबारा चिपकाने पर वो और खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन दिल टूटने के बाद ऐसे चिपकाया नहीं जा सकता। प्रकाश मुझे मार पीट कर मेरा दिल तोड़ दिया। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। इस तरह से थोड़ा इमोशनल होने लगती है। खास बात जब गौतम वापस अपने घर जाता है तो वंदना गौतम को एक गुड न्यूज सुनाने लगती है कि प्रेग्नेंट है। ये बात जानने के बाद दूसरे दिन से गौतम दोबारा अरण्या को अवॉइड करने लगता है कि कहीं अरण्या की वजह से वंदना सफर ना हो। रात में जब गौतम सो रहा होता है अरण्या गौतम को कॉल करती है। गौतम फोन काटते हुए वंदना से कहने लगता है कि मेरा फ्रेंड दारू पीकर मुझे कॉल कर रहा है, इसलिए मैंने उसका फोन काट दिया। उसके बाद गौतम की हरकतें देखकर वंदना को गौतम पर शक होने लगता है। जब गौतम का फोन चेक करने वाली होती है तो गौतम ने कब का अपना फोन का पासवर्ड चेंज कर चुका होता है, तो वंदना का शक और दुगना हो जाता है। उसके बाद वंदना गौतम के फ्रेंड अरुण को कॉल करती है। अरुण से वंदना को ये बात पता चलती है कि अरुण माला डाला हुआ है, मतलब अरुण स्वामी बना होता है। मतलब साउथ में ये चीज बहुत फेमस है, जो लोग माला डालते हैं वो बहुत ही पवित्र काम करते हैं। सो वंदना सोचने लगती है कि अगर अरुण स्वामी बना तो अरुण कैसे दारू पी सकता है। सो वंदना का शक और बढ़ जाता है। खैर दूसरी तरफ जब अरण्या आरती से बात कर रही होती है, आरती से अरण्या को ये बात पता चलती है कि वंदना प्रेग्नेंट है। यह जानने के बाद अरण्या बहुत गुस्सा होने लगती है। अपने घर जाकर फूट फूट के रोते हुए यही सोचने लगती है कि मैं तो गौतम का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर गौतम अपनी वाइफ के साथ बच्चे पैदा कर रहा है।
उसके बाद वंदना एक और नया सिम लेकर गौतम को मैसेज करने लगती है कि हाय, ये मेरा नया नंबर है, क्या शाम में हम दोनों रेगुलर स्पॉट पर मिल सकते हैं। इस नए नंबर को देखकर गौतम यही समझने लगता है कि अरण्या ने गौतम को मैसेज किया। तो ये पागल लोडू ललित हाय का जवाब हाय ना देते हुए ये कहने लगता है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। ये मैसेज देखने के बाद वंदना को बहुत गुस्सा आता है। एट द सेम टाइम अरण्या गौतम को बीच सड़क पर रोककर उससे गुस्सा करने लगती है। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अपने बीवी के साथ मिलकर बच्चे पैदा कर रहे हो। मैंने कहा ना, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। इस तरह से गौतम के सामने बहुत इमोशनल होने लगती है। इसी दरमियान में एक गाड़ी के सामने आकर मरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आइन टाइम पर गौतम अरण्या का हाथ पकड़कर बचा लेता है। अब फिल्मों में बचाने का मतलब हक करने के समान होता है। सो अरण्या गौतम को हक करने लगती है। अनलकीली उसी रास्ते से वंदना गुजरते हुए इन दोनों को एक साथ देख लेती है। उसके बाद वंदना फटाफट से अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। उसी रात गौतम वंदना के घर जाता है सो समझाने के लिए। वंदना कहने लगती है, अगर मैं भी तुम्हारी तरह मेरे एक्स के साथ बीच सड़क पर हक करूंगी तो तुम ऐसे ही देखते रहोगे। मर्द होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। इसी में जब आरती गौतम से मिलने के लिए आती है तो वंदना अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती। बेचारी आरती पापा पापा कहकर बहुत रोने लगती है। खैर थोड़ी दिन के बाद आरती ये सोचने लगती है कि पापा का ऑफिस तो आइसक्रीम दुकान के बगल में ही है ना, तो आज मैं अपने पापा के ऑफिस जाकर अपने पापा से मुलाकात करूंगी। सो स्कूल छूटने के बाद आरती चोरी चुपके उस आइसक्रीम दुकान के पास जाती है। इसी में वंदना को ये बात पता चलती है कि आरती अभी तक घर नहीं पहुंची। तो सारी जगह पर छान मारने के बाद फाइनली गौतम को कॉल करती है। आरती के बारे में पूछने लगती है। गौतम यही कहने लगता है कि आरती मेरे पास नहीं आई। ये भी आरती की तलाश में लगा रहता है। वंदना पुलिस स्टेशन जाती है मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। पुलिस वाला वंदना से पूछने लगता है कि आपका कोई दुश्मन है, क्या आपको किसी पर शक है। तो वंदना अरण्या पर शक करते हुए पुलिस वालों के साथ अरण्या के फ्लैट पर जाती है। पुलिस वाले अरण्या से आरती के बारे में पूछने लगते हैं। अरण्या यही कहने लगती है कि मैं क्यों बच्ची का किडनैप करूंगी। इसी दरमियान में गौतम भी यहाँ पर पहुँचता है। पुलिस वालों से कहने लगता है कि अरण्या ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने अरण्या से प्यार किया था, मैं अरण्या को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। बाद में अरण्या भी आरती की तलाश में लगी रहती है। फाइनली अरण्या किसी जगह पर आरती को देखती है। अरण्या से कहने लगती है कि मेरे मॉम डैड एक दूसरे से बहुत झगड़ा कर रहे हैं। मेरी माँ मेरे पापा से बात करने से रोक रही है, लेकिन मुझे मेरे पापा चाहिए। इसलिए मेरे पापा से मिलने के लिए आइसक्रीम शॉप के पास गई, क्योंकि वहीं पर मेरे पापा का ऑफिस है। लेकिन उस आइसक्रीम दुकान के पास मेरे पापा की ऑफिस ही नहीं है। आरती की बातें सुनने के बाद अरण्या यही सोचने लगती है कि मेरी वजह से एक बच्ची अपने बाप से दूर हो रही है, मैं ये सही नहीं कर रही हूँ। ठान लेती है कि ये गौतम की लाइफ से चली जाएगी। खैर कुछ दिनों बाद जब अरण्या रेलवे स्टेशन के पास बैठी होती है तो गौतम अरण्या के पास आता है। अरण्या कहने लगती है कि मैंने दूसरी सिटी को ट्रांसफर कर लिया। इसी दरमियान में गौतम भी कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक ख्वाब देखा था कि तुम्हारी मेरी शादी हो चुकी है। उस दिन मैं बहुत खुश था। इस जन्म में हम दोनों का साथ यही तक था। हम दोनों का मिलन सिर्फ ख्वाब में ही हो सकता है। प्रेमी एक दूसरे से कितने भी दूर हो, उनका प्यार कभी नहीं मिटता। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। गौतम अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। अरण्या दूसरे सिटी में जॉब करने लगती है। एक दिन जब अरण्या किसी दुकान पर होती है तो उसी दुकान में अरण्या ये देखती है कि दो एक्स लवर्स एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। इन दोनों को देखकर अरण्या हल्के से मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। खैर आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।